प्रिय दर्शकों, मैं हरिमोहन मिश्र ज्योतिष भूषण मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ और कुछ ज्योतिषीय वार्ता करूँगा। आज की ज्योतिषीय वार्ता में हम आपको बताएंगे कि लग्न कुंडली के आधार पर नवमांस कैसे बनाई जाती है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, एक सवाल पहले उठती है कि हम लग्न कुंडली को मेन माने कि चंद्र कुंडली को मेन माने, किसको माने। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट है लग्न कुंडली, और लग्न कुंडली के बेस पर ही उसके ग्रहों की राशि और डिग्री को ध्यान में रखते हुए और सब डिविजनल चार्ट बनाए जाते हैं। जैसे कर्म देखना है, यहाँ से भी तो कर्म देखते हैं, दसम भाव भी कर्म है, बाकी D10 दशमांश से भी कर्म हम देखेंगे। संतान पांचवें घर से देखते हैं, बाकी सप्तांश से भी संतान देखी जाती है। जो कुछ भी हो, लग्न की वैल्यू लगभग 2 घंटे की होती है, और चंद्र कुंडली जो बनती है, चंद्रमा एक राशि पर 2.25 दिन तक, लगभग 2 दिन तक या उससे कम बेस थोड़ा बहुत रहता है, तो उसकी राशि का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है। लग्न की ड्यूरेशन 2 घंटे में बदल जाती है। तो जो जितना सूक्ष्म होगा वो उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। इसलिए हम लग्न कुंडली को हमेशा प्राथमिकता देंगे और उसके बाद हम सब डिविजनल चार्ट को। अब देखिए, यह लग्न कुंडली जो है ये बनाया हुआ है, और इसी के बेस पर इसमें ग्रहों की राशि और ग्रहों की डिग्रियों को ध्यान में रखते हुए ये नवमांस चार्ट का मैंने निर्माण किया है। अब देखिए कि एक राशि की जो वैल्यू होती है वो 30 डिग्री होती है। 30 डिग्री क्यों होती है कि पूरे ब्रह्मांड को यदि एक चक्कर मार दिया जाए तो उसकी वैल्यू 360 डिग्री होती है, और 360 में 12 राशियां हैं, तो एक राशि का वैल्यू 30 डिग्री आता है। और उस 30 डिग्री में एक राशि को D9 बनाना है, नवमांस बनाना था, उसको हम 9 भागों में बांटेंगे। तो देखिए 30 डिग्री है, इसको हम 9 भाग से भाग दिया तो 9 तिया 27, 3 हो गया, बाकी बचा 3, भाग नहीं लगेगी, तो हमने पॉइंट डाल दिया। और ये राशि है तो 3 राशि बचा हुआ है, भाग नहीं, राशि बाद 30 डिग्री है, उसमें से 3 डिग्री बच गई, तो राशि अंश कला, तो ये जिसको हम 60 से गुना करके कला बना लेंगे तो हो गया 180 डिग्री, 180 हो गया, एक कला हो गया। इसलिए हमने पॉइंट डाल के 9 से भाग दिया तो ये 20 हो गया। इसका मतलब है कि हम जब 9 भागों में बांट देंगे तो 3 डिग्री 20 कला, 30 अंश और 20 कला का एक पार्ट आएगा। अब देखिए 3 20 का 1, तो 0 1 से लेकर 3 20 तक यदि होगा तो फर्स्ट नवमांस में आएगा, और 3 21 से लेकर 6 40 तक होगा, इसके बीच होगा तो दूसरे नवमांस में आएगा। एंड देयर ऑन थर्ड नवमांस 10 का हो गया, फोर्थ नवमांस 13 20 का हो गया, फिफ्थ नवमांस 16 40 का हो गया, तो 3 20 जोड़ते चले गए, और लास्ट में ये जो नवमांस जो हुआ, 9वां घर जो हो गया वो 30 डिग्री का हो गया। इसका मतलब कि नवमांस में एक राशि जिसका वैल्यू 30 डिग्री है, उसमें 9 नवमांस को हम 9 भागों में बांट के ये हमने बना दिया कि एक नवमांस का कितनी वैल्यू होती है। अब देखिए, इसी के बेस पर हमको नवमांस कुंडली बनानी है। अब देखिए यहाँ लगन 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 4 राशि उसने पार करके 5वें राशि में गया हुआ है। इसका मतलब है कि 4 राशि पार किया है, तो एक राशि में कितने नवमांस होते हैं? 9 नवमांस होते हैं। तो देखिए 9 नवमांस हमने लिख दिया, 9
और यहाँ लिख दिया राशि की संख्या 4, तो 9 चौका 36, मतलब 4 राशि के बेस पर उसने 36 नवमांश पार कर चुके हैं। अब वो सिंह राशि के कितने पे, 26-30 पे है, तो 26-30 को हम देख लेंगे कि किस नवमांश में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये जो है ना 23-20 से लेकर 26-40 तक, 23-21, 26-40 तक ये जो है ना ये 8वें नवमांश में है, तो हमने 8 यहाँ लिख दिया। इसका मतलब हुआ कि 44, इसका मतलब है कि लग्न जैसे 44वें नवमांश में है, 44वें नवमांश में भ्रमण कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 44 को फिर हमको राशि बनाना है, तो 12 से भाग दे देंगे। तो जब 12 से भाग देने के बाद जो हमको शेष बचता है वही जो है सो फिर वही राशि बन जाएगी लग्न की नवमांश में। तो 44 में हम 12 से भाग देंगे, 12 36, और 36 में 8 शेष बच जाएगा। तो जब 8 शेष बच जाएगा तो वो 8वीं राशि में चला जाएगा। तो 8वीं राशि से देख लिए यहाँ पर लग्न शुरू हुआ है। फिर समझ लीजिए 4 राशियाँ पार करके 5वीं राशि पर है, तो हम एक राशि में 9 नवमांश के 9 भाग हुए, तो 9 गुने 4 मतलब 36 नवमांश पार कर चुका है आज पर राशि, और 5वें में बैठा हुआ है। 5वें पर 26-36 का है, तो 26-36 जो है सो यहाँ पर आएगा 23-20 से ऊपर, और 26-40 तक ये जो है सो ये 8वें नवमांश में आएगा। तो यहाँ हमने 8 लिख के जोड़ के 44/12 44 कर दिया, और 12 राशियाँ तो 12 से भाग दे दिया, और भाग देने के बाद 36 44 है, और 36/36, और उसमें शेष बचा 8, तो ये 8वीं राशि से लग्न शुरू होगा। देखिए यहाँ लग्न 8वीं राशि शुरू हुआ। अब हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि चंद्रमा का प्लेसमेंट कैसे होगा। अब देखिए चंद्रमा भी यहीं बैठा हुआ है, तो इसने भी 4 राशियाँ पार कर चुकी है, तो 9 गुने 4 ये तो हो ही गया, ये तो राशि के अनुसार इसने पार कर लिया। और चंद्रमा की जो वैल्यू है 3.09 पर चंद्रमा है, तो ये कितना आ गया, हमने बताया था 0001 से लेकर 3.20, तो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट नवमांश में आ जाएगा। तो 9 चौका 36 प्लस 1 37 नवमांश पर है ये, इसमें 12 से हम भाग दे देंगे, तो 12 या 36 बाकी बच गया शेष 1। तो चंद्रमा 1 मतलब मेष राशि, 1 का मतलब देखिए यहाँ मेष राशि है, तो चंद्रमा देखिए यहाँ पर मेष राशि में बैठाया हुआ है। और आप देखिएगा कि जो ज्योतिषी लोग हैं, जो पहले मैनुअल जन्मपत्तियाँ बनती थी, तो लग्न कुंडली चंद्र कुंडली तो बनती थी, बाकी नवमांश जरूर बनाते थे। जिसको नॉलेज होता था वो नवमांश जरूर बनाता था, क्योंकि नवमांश जो है ना ये लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली का गिस्ट है, ये समराइज है। हम जिस तरह से लग्न कुंडली से देखते हैं, सुख भाव देखते हैं, संतान, ऐसा नहीं कि वो विवाह के लिए है, विवाह के लिए तो पहले ही है, इसके अलावा भी जैसे चौथे भाव से सुख देता है, यहाँ से भी हम चौथे भाव से सुख देखेंगे, इससे भी हम देखेंगे धन की पोजीशन क्या है। जैसे मान लिया कि 11वें घर का लॉर्ड और सेकंड हाउस का लॉर्ड, 11 क्या है, इनकम का है और धन भाव का है, यहाँ का लॉर्ड दोनों एकत्र होके कहीं अच्छे घर में बढ़ जाए, या दोनों की दृष्टि संबंध हो जाए, या हाउस एक्सचेंज हो जाए, तो धन योग बनाता है। तो ये है कि नवमांश में जो धन योग है, तो हमको धन की प्राप्ति होगी, भले यहाँ हो या नहीं हो, यहाँ कम हो। यदि यहाँ पर कम हो और यहाँ पर भी है, यहाँ पर धन योग बना हुआ है, तो धन योग की हमकी संभावना बनेगी। इसी तरह से चतुर्थ हाउस से सुख दे दिया, यहाँ से भी पंचम हाउस से हम संतान देख सकते हैं। स्पेशली मैरिज के लिए तो है ही, मैरिज हम सप्तम हाउस में कौन से ग्रह हैं, सप्तम हाउस का लॉर्ड का कहाँ पोजीशन है, सप्तमेश पर किस ग्रह की दृष्टि है, ये भी हम देखेंगे। लेकिन
हम जो मांगलिक का विचार करेंगे तो केवल लग्न कुंडली से बने करेंगे, और चंद्र कुंडली से करके थोड़ा चंद्र कुंडली की वैल्यू हम मुश्किल से 10% देंगे। बाकी नॉर्मली मांगलिक का विचार हम लग्न कुंडली से करेंगे। नौमांश से मांगलिक दोष का विचार नहीं करना चाहिए। हाँ, बाकी 7th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन को हमको ध्यान में रखना है। और नौमांश में सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे कोई ग्रह यहाँ नीच का है और नौमांश में उच्च का हो जाएगा तो उच्च का फल देगा वो, ये भी है। यहाँ कोई ग्रह उच्च का है, यहाँ नीच का है, तो उसकी उच्चता भंग हो जाती है, उतना फ्रूटफुल नहीं जगह क्योंकि यहाँ नीच का हो गया है। इस तरह से वर्गोत्तम भी हम इसी से कंपेयर करते हैं, नौमान से ही। जैसे यहाँ शनि 8 नंबर बैठा हुआ है, यहाँ पर भी शनि यदि 8 नंबर बैठ जाएगा तो एक ही राशि में शनि हो जाएगा, तो उसको भी हम राशि वर्गोत्तम करते हैं। भाव वर्गोत्तम होता है, जैसे फर्स्ट हाउस में मान लीजिए कि मंगल बढ़ जाए, यहाँ भी फर्स्ट हाउस में मंगल बढ़ जाए तो उसको भाव वर्गोत्तम बोला जाता है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ है। अगले एपिसोड में जैसे मैंने 2 को बताया है, और भी ग्रहों को लेकर मैं बताऊंगा कि किस तरह से नौमांश में कैसे इसका और थोड़ा सा एलिब्रेट करके बताऊंगा, और इसको हम पंचांग से भी बना सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, अभी मैं अपने वाणी का विराम देता हूँ, और फिर अगले एपिसोड में मैं पुनः इसी सब्जेक्ट पर चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा कि और सब ग्रहों का पोजीशन किस तरह से प्लेसमेंट किया हुआ है। मेरे प्रिय दर्शकों, यदि ये सब्जेक्ट अच्छी लगे तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और सभी दर्शकों को मैं सादर नमस्ते बोलता हूँ।